हेलो बच्चों, नानी की पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 2 का पाठ क्रमांक 10 अपूर्व अनुभव लेकर आई हूँ। बच्चों, जैसा कि इस पाठ के नाम से ही विदित है, अपूर्व अनुभव, ऐसा अनुभव जो पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ हो। इसी तरह इस कहानी में दो दोस्तों की कहानी है, तो तोतो चांद और यासुकी चांद। यासुकी चांद जो कभी अनुभव नहीं हुआ था पोलियो की वजह से, उसने कभी ऊंचाई पर चढ़ के नहीं देखा, लेकिन पहली बार वो पेड़ पे चढ़ा और उससे एक अपूर्व अनुभव हुआ कि इतनी ऊंचाई से बैठ के नीचे का सब संसार कैसा दिखता है। अब मैं आप लोगों के लिए कहानी प्रारंभ करती हूँ। ध्यान ध्यान देना। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चांद के माता पिता को था, न ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चांद का पेड़ मैदान मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा द्विशाखा यानी ऐसी शाखा जो 2 भागों में बट रही हो, तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के बाद उस पेड़ पर जाकर मिल चढ़ जाती थी और वहीं मिलती थी। वहां से वह अपने सामने दूर दूर तक आकाश को या नीचे से जाने वाली सड़क पर चलने वाले लोगों को दिखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, यानी वो उस पेड़ एक एक पेड़ जो उनका था उसको अपना खुद का पेड़ मानते थे। उस पे किसी दूसरे को बुलाने के लिए न्योता देना पड़ता था, या वो उस पेड़ पे कोई आए तो उसे पहले पूछना पड़ता था, माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? यासुकी चांद को पोलियो था। उसके हाथ और पैर दोनों ही कमजोर थे, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पे चढ़ पाता था और ना ही पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। क्योंकि वो चढ़ नहीं पाता था, इसलिए उसने अपना कोई पेड़ चुना नहीं था। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो उन दोनों को डांटते। घर से निकलते समय तोतो चांद ने अपनी माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ से आंख नहीं मिलाई। वह अपनी नजरें जूते के फीते पर गड़ाए चुपचाप खड़ी रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद का मन नहीं माना। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, ऐसा उसने उसे बताया। तब जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल के पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना सूना था। यासुकी चांद उससे कुल कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को लगता था कि मैं उससे बहुत बड़ा लगता हूँ। जैसे ही आशिकी चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले फैले हुए थे। तोतो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा।
तो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सीढ़ी रखी हुई थी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था कि वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाएगी। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह खुद तो कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, कोशिश अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे पोलियो की वजह से कि वह पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाया। उसे चढ़ने में तकलीफ हो रही थी। इस पर तोतो चांद नीचे उतरी और उसने यासुकी चांद को पीछे से धीरे धीरे धक्का लगाया। पर तोतो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से वापस हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी। अब क्या करे? वह तो सोचने लगी। यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था कि वो उसके पेड़ पर चढ़े। उसके सामने वह गई। उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए नकली नकली गाल गाल फुलाकर और तरह तरह से चेहरा बना के उसने खुश करने की, हंसाने की कोशिश की। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई नजर आई। तिपाई यानी तीन तरफ से बनी हुई सीढ़ी, जो किसी को पकड़ के खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरल सीढ़ी, सामान्य सीढ़ी आती है, वो दो पहिए पाँव वाली रहती है, तो उसको कहीं ना कहीं टिका के और नीचे पकड़ के खड़ा होना पड़ता है। तो तिपाई वाली सीढ़ी उसे मिल गई। उसे थामने की कोई जरूरत नहीं थी। वह तिपाई वाली सीढ़ी को घसीट कर लेकर आई और अपनी पूरी शक्ति लगा कर लेकर आने पर उसे हैरानी भी हुई कि मैं कैसे उठा लाई इसको। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक उसने पहुंच उसकी द्विशाखा तक यानी लगभग 6 फीट तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की तरह एक आवाज लगाई। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चांद ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चांद को देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था क्योंकि वो सीढ़ी खींच कर लाई थी, थक गई थी, उसे पसीना भी आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर चढ़ाने में लगा। सूरज था कि उसके ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में ही लगा हुआ था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती जा रही थी। धीरे धीरे अपना सिर टिका के उसे संभालती जा रही थी। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों? क्योंकि तोतो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब क्या करे? यासुकी चांद सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगी। तोतो चांद की रुलाई आ गई। अब उसने उसने क्या किया कि मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम सारी नई नई चीजें दिखाऊंगी, लेकिन ये तो अब संभव ही नहीं हो पा रहा है। पर वह रोई नहीं, उसने हिम्मत रखी और न जताया कि उसको रोना आ रहा है।
उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी हुई उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम ऐसा करो कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई और देख लेता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि पेड़ पे ही आपस में खींचना बड़ा कठिन काम है। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था कि वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में आकर उनके ऊपर छाया कर देता, ताकि उन्हें कड़कड़ाती धूप में थोड़ी सी छांव मिल जाती, थोड़ी सी राहत मिल जाती। इस तरह काफी मेहनत के बाद आमने सामने के पेड़ की द्विशाखा यानी दोनों शाखाओं पर थे पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे धीरे से खड़ा हुआ और झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मे फिर यासुकी चांद को याद आई। उसने तो चांद से कहा कि मेरी एक बहन है, वो अमेरिका में, मेरी बहन अमेरिका में रहती है। उसने मुझे बताया है कि वहाँ एक ऐसी चीज होती है जिसको टेलीविजन। यासुकी चांद उमंग भरे शब्दों में बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो पहलवान की कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डब्बे जैसा होता है। तो चांद उस समय यह तो नहीं समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए, जो कि वो कहीं दूर दूर तक चल भी नहीं सकता, घर में बैठे चीजों को कैसे देख लेने के का अर्थ होगा। वह यही सोच रही थी कि क्या सूमो पहलवान घर में बैठकर रखे हुए छोटे से किसी डिब्बे में समा जाएगा? उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यासुकी चांद ने ही तो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे हैं और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद और तो चांद के लिए तो पेड़ पे चढ़ना यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि इसके बाद दोनों एक साथ मिलकर नहीं चढ़े। बच्चों, इस कहानी में यही बताया गया है कि अगर मेहनत करें और कोशिश करें, हिम्मत रखें, तो सफलता बराबर मिलकर रहती है। इसी तरह अगर आप बिल्कुल मेहनत करके पढ़ाई करोगे तो बराबर तुम लोगों को भी सफलता मिलेगी। बच्चों, तुमको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजाना मत भूलो, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो तुम्हें तत्काल पता चल जाए। ओके।